हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक फेस इक्विलिब्रियम। तो देखो, फेस इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह हमारे जैसे जितने भी फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं उनमें फेस इक्विलिब्रियम का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे अगर हमको वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है या हम वाटर के बारे में हमें देखना है कि जैसे उसका कूलिंग इफेक्ट को देखना है, या हमें उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब देखना है। या हम जैसे कोई भी एक अलॉय का मिक्सचर होता है, अलॉय के मिक्सचर को अगर हमें देखना है, ये अलॉय के मिक्सचर में से किसी एक फिक पर्टिकुलर अलॉय को अगर हमें बाहर निकालना हो, उसको सेपरेट करना है, तो उन सब में हमारा फेस इक्विलिब्रियम का यूज़ होता है। या हम कह सकते हैं फेस इक्विलिब्रियम का यूज़ होता है एक हमारे मेटलर्जी में, या हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल एरिया जो होते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं उनमें हमारा फेस इक्विलिब्रियम का यूज़ होता है। तो आज हम फेस इक्विलिब्रियम को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, फेस इक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले ये क्या होता है, 2 वर्ड से बना है, फेस और इक्विलिब्रियम से। तो सब इक्विलिब्रियम हम जानते हैं क्या होता है, साम्यावस्था जो होती है, और इसको हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फेस क्या होती है। ठीक है, तो फेस क्या होती है, तो फेस एक ऐसी चीज़ होती है जो क्या होती है, एक होमोजीनियस होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर जितने भी कंपाउंड प्रेजेंट है वो सारे एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाने चाहिए। हाँ, यानी वो फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं होनी चाहिए। सपोज जैसे हमारे पास में वाटर है, वाटर में अगर हम शुगर ऐड कर देते हैं या हम क्या करते हैं उसमें नमक को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वाटर को में अगर हम शुगर को ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं। या हम उसमें क्या करते हैं कि नमक को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, नमक भी उसमें कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा। हम उसमें से ये नहीं बता सकते कि ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये शुगर का मॉलिक्यूल है, या ये नमक का मॉलिक्यूल है। तो क्या होता है, वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। हम उनको फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते, मतलब हम आंखों से देख के नहीं बता सकते कि इसमें नमक का मॉलिक्यूल था या ये शुगर का मॉलिक्यूल था। तो इस तरह से फेस का मतलब क्या होना चाहिए कि होमोजीनियस मिक्सिंग होनी चाहिए। कि या हम जैसे मान लो कि ये तो क्या होती है, होमोजीनियस मिक्सिंग का मतलब क्या है, एक होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सिंग। होमोजीनियस मिक्सिंग का मतलब कि हमने ये वाटर लिया, वाटर में शुगर ऐड किया, शुगर ऐड किया और क्या शुगर ऐड किया, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। कंप्लीटली डिसॉल्व होने के बाद में हम आंखों से नहीं देख के बता सकते कि इसमें शुगर था या वाटर का मॉलिक्यूल कहाँ पर है, शुगर का मॉलिक्यूल कहाँ पर है। तो इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सिंग। अब एक होती है हमारे पास में हेट्रोजीनियस मिक्सिंग। ठीक है, तो हेटेरोजीनियस मिक्सिंग क्या होती है कि जैसे हमने पानी में अगर हम मिट्टी डाल देते हैं, तो पानी में अगर हमने मिट्टी को डाला तो हम उसमें क्या करेंगे, पानी भी हमको दिखाई देता है और हमारे पास में जो मिट्टी लिया है हमने उसको, वो भी हमें दिखाई देती है। तो हम दोनों को अलग अलग देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स नहीं होता। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सिंग। तो हमारे पास में क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सिंग हो गई और एक हेटेरोजीनियस मिक्सिंग हो गई। होमोजीनियस में कंप्लीटली मिक्स होता है और हेटेरोजीनियस में वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होता। तो जो होमोजीनियस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल फेस भी कहते हैं। कि सिंगल फेस क्यों कहते हैं, कि जैसे होमोजीनियस है ये, ठीक है, मतलब कि वाटर लिया, वाटर में हमने शुगर को ऐड किया तो होमोजीनियस होगा। तो उसे हमने सिंगल फेस इसलिए कहा क्योंकि क्या होता है कि जब कोई चीज़ है उसको हमने इसमें मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद में वो क्या हो गया, उसमें कंप्लीटली मिक्स हो गया कि हम उसको आंखों से नहीं देख सकते कि यहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो क्या होगा कि जब है ना वो मिक्स होकर हमारे पास में सिर्फ एक ही चीज़ बनाती है, तो एक ही चीज़ बनाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल फेस। ठीक है, या हम जैसे अब हेट्रोजीनियस में क्या होगा कि जब हम अपनी आईज से अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे हमने वाटर है और मिट्टी को लिया था, तो वाटर हम और मिट्टी को दोनों को अलग अलग देख सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस फेस। या हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पर हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मतलब कि फेसेस वहाँ पर प्रेजेंट है। कि जैसे यहाँ पर क्या हो गया, सैंड जो है या मिट्टी जो हम लेंगे वो एक अलग फेस बनाएगी, वाटर क्या होगी, अलग फेस बनाएगी। और यहाँ पर क्या किया हमने, वाटर में शुगर को ऐड किया, शुगर यहाँ पर कंप्लीटली डिजोल्व हो गई, तो ये दोनों मिलकर क्या होगी, एक सिंगल फेस बनाएगी। तो होमोजीनियस मिक्सिंग में क्या होगा, सिंगल फेस बनाएगी। और हेट्रोजीनियस मिक्सिंग में क्या होता है, जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग फेस में बनाते हैं। अब देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमारे पास में एक बाउल है, उस बाउल में हमने एक लिया, गेहूं लिया, चावल ले रहे हैं, ठीक है, और हम गेहूं, चावल और शुगर, ठीक है, ये हमने तीनों को ले लिया। अब इन तीनों को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। ये तीनों ले लिया, गेहूं लिया, चावल लिया और शुगर ले लिया। इन तीनों सब चीज़ों को हमने एक साथ कंप्लीटली मिक्स कर दिया। कंप्लीटली मिक्स हो गया तो क्या ये चीज़ होमोजीनियस होगी या नहीं होगी, बता सकते हो आप। तो देखो,
कि यहाँ क्या होता है कि यहाँ ये इन तीनों को हमने कंप्लीटली मिक्स कर दिया, चाहे हम कितना ही उसको मिक्स कर लेंगे पर हम फिर भी बता सकते हैं उसको कि जैसे ये पूरा हमने मिक्स कर दिया, इसके बाद भी हम ये बता सकते हैं कि उसमें देखकर कि कोई भी पार्टिकल को कि ये गेहूं का पार्टिकल है, ये शुगर का पार्टिकल है, ये राइस का पार्टिकल है, तो हम वहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग उसको बता सकते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, मिक्सिंग तो हो रही है पर फिर भी हम इनको देखकर बता सकते हैं। तो इस तरह की जो मिक्सिंग होती है जहाँ पर क्या होता है कि जिसमें हम अलग अलग मिक्सिंग भी हो गई और जहाँ हम अलग अलग पार्टिकल्स भी बता सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मिक्सिंग। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो गई, एक होती है होमोजीनियस मिक्सिंग, उसमें तो क्या होता है कंप्लीटली मिक्स हो जाता है और कंप्लीटली मिक्स होने के बाद में हमें सिर्फ एक सिंगल फेस दिखाई देती है। हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि हमें अलग अलग फेस दिखाई देती है। और यहाँ क्या होता है, हमने जैसे गेहूं, चावल, शुगर वगैरह ले लिया तो उन सबको हमने कितना ही मिक्स कर दिया, कितना ही उसको मिक्स कर देंगे फिर भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये शुगर का मॉलिक्यूल है, ये व्हीट का मॉलिक्यूल है, ये राइस का मॉलिक्यूल है। तो हम यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, हम यूनिफॉर्म मिक्सिंग। ठीक है, तो फेस का मतलब क्या होता है हमने देख लिया, द होमोजीनियस फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ अ सिस्टम एंड इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद अदर पार्ट्स आर कॉल्ड फेसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मतलब वो होमोजीनियस होना चाहिए, फिजिकली डिस्टिंक्ट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, होमोजीनियस और फिजिकली डिस्टिंक्ट। की जैसे हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में क्या है हमारे पास में वाटर है, वाटर में हमने लिया यहाँ पर एक शुगर ले लिया और क्या लिया, सॉल्ट ले लिया। तो अगर हम इन तीनों को मिक्स करते हैं तो तीनों को मिक्स करने के बाद में क्या होता है कि तीनों एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, मैंने बताया था होमोजीनियस होता है। और ये तीनों कंप्लीटली जब एक दूसरे में मिक्स हो गए तो इसके बाद में हम इनको देखकर नहीं बता सकते थे कहाँ पर शुगर का मॉलिक्यूल है, कहाँ पर नमक का मॉलिक्यूल है, कहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल है। तीनों एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो गए और तीनों हमें एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स होने के बाद में मिलकर क्या बताते हैं, एक सिंगल फेस या वन फेस बताते हैं। ठीक है, अब सपोज अगर इसमें मैं ऊपर से ऑयल डाल देती हूँ तो ऑयल डालने के बाद में क्या होगा, ये हमें अलग से दिखाई देगा। तो वाटर, शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन हमें एक अलग फेस में दिखाई देता है और ऊपर जो ऑयल होगा वो ऑयल क्या होगा, हमें अलग फेस में दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ये क्या होगा, ये तीनों मिलकर क्या होंगे, एक फेस बनाएंगे। एक ऑयल वाला जो है वो क्या होगा, एक अलग फेस बनाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में क्या होंगी, टू फेस आएंगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, होमोजीनियस का मतलब इसमें जो तीनों चीजें थी वो मिक्स हो गई कंप्लीटली, वो होमोजीनियस हो गया। फिजिकली डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, इन तीनों को जो फेस है, जो कंप्लीट एक फेस होती है, एक फेस का मतलब क्या होगा, जितनी भी चीजें वो हमें दिखाई नहीं दे, कंप्लीटली मिक्स हो गई तो वो वन फेस बनाएगी। और क्या होगा, ये ऊपर ऑयल वाला जो है, ऑयल हमें दिखाई देता है तो ये क्या हो गई, एक अलग फेस बनाएगी। तो ये क्या हो गई, टू फेस हो गई। इसके बाद में क्या है, मैकेनिकली सेपरेबल। मैकेनिकली सेपरेबल का मतलब क्या है कि जैसे ये ऑयल है, इस ऑयल को और इधर ये जो तीनों का सॉल्यूशन था, वाटर, शुगर और सॉल्ट का, तो इन तीन ऑयल को हम और वाटर, शुगर, सॉल्यूशन को हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये अलग हो गया। अब हम कहेंगे कि ये वाटर और शुगर सॉल्यूशन जो है इसको भी हम अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको हम बॉयल करेंगे, बॉयल करेंगे तो क्या होगा, वाटर अलग हो जाएगा और शुगर का जो सॉल्यूशन है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हम उसको एक्सपेरिमेंट करके अलग करना ही हमारा क्या होता है, मैकेनिकली सेपरेबल होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि क्या होगा, फेस क्या होती है, होमोजीनियस, फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ अ सिस्टम एंड इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो विद द पार्ट्स आर कॉल्ड फेसेस। तो ये हो गया हमारा फेसेस। इसके बाद में हम पढ़ते हैं आगे कि हाउ टू कैलकुलेट फेस। तो देखो इसके बाद में हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ फेसेस। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ फेसेस। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में 10 रूल्स होते हैं। उन रूल्स को हम देखते हैं एक वन बाय वन। ठीक है, फर्स्ट क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो जितने भी क्या होंगे, गैस के मिक्सचर्स होंगे वो क्या होंगे, सारे मिलके सिंगल फेस बनाएंगे। सिंगल फेस, फेस को हम क्या करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। तो पी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जैसे कि मान लो कि हम जैसे ब्रीथिंग कर रहे हैं या जैसे हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी गैस है, कि जैसे नाइट्रोजन गैस हुई, ऑक्सीजन गैस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुई, तो जितनी भी गैसेस हैं तो उन सबको अगर हम मिक्स कर देते हैं तो उसके बाद हम उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, कहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं या कहाँ पर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है। तो वो सारी गैसेस मिलकर क्या होता है कि वन फेस बनाती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे ए गैस है,
ये बी गैस है। तो इन दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं तो ये दोनों मिलकर हमारे पास में क्या बनाएंगी, सिंगल फेज बनाएंगी। ठीक है, अब सपोज मान लो इसमें भी कंडीशन क्या होती है कि अगर वॉन्डर वॉल फोर्स प्रेजेंट है, इफ वॉन्डर वॉल फोर्स प्रेजेंट। ठीक है, वॉन्डर वॉल फोर्स प्रेजेंट है, अगर हम मानते हैं कि अगर ए का वॉन्डर वॉल फोर्स ज़्यादा है बी के कंपेयर में, तो यहाँ पर कितनी फेसेस बनेंगी। तो देखो हमारे पास में मान लो एक ये बीकर है, इस बीकर में हमारे पास में 2 गैसेस है ए और बी। हम मानते हैं, बोलते हैं ये ए, हमारे पास में बहुत सारा ए हो गया, और हम मानते हैं हमारे पास में ये बी हो गया बहुत सारा। तो ये 2 गैसेस इसमें फिल है। अब सपोज में हम ये मानते हैं कि यहाँ पर गैस जो ए है, इस ए का वॉन्डर वॉल फोर्स ज़्यादा है, इन दोनों का ए और ए का वॉन्डर वॉल फोर्स ज़्यादा है, इस ए और ए का वॉन्डर वॉल फोर्स ज़्यादा है। तो वॉन्डर वॉल फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगी, ये गैस लिक्विफाई होने के चांसेस इसमें ज़्यादा हो जाते हैं कि इसमें थोड़ा सा भी हम अगर इसमें प्रेशर लगाते हैं, हल्का सा भी इसको प्रेशर लगाने से ये क्या हो जाएगा, ड्रॉपलेट बन के गिर सकती है, गिरने के बाद में ये क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो सकती है। तो यहाँ क्या होगा, जैसे हम थोड़ा सा भी प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो इससे क्या होगा, ये ए और ये जो गैस है, जैसे अगर सपोज मान लो हमारे पास में बहुत सारा गैस ए है, इसमें से अगर हमने वॉन्डर वॉल फोर्स ए का ज़्यादा, इसमें अगर हम इनके बीच में अगर प्रेशर को हम इंक्रीज करते हैं तो ये क्या होगा, ये गैस क्या होगी, लिक्विफाई होकर नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखो फेस कितनी बोल सकते हैं, एक तो क्या हो गया ये ए गैस और ये बी गैस, ये दोनों गैसेस को मिक्स करके हमारे पास में क्या हो गई, फेस क्या हो गई, 1 हो गई। और ये जो हमने प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने के बाद में क्या होगा, प्रेशर लगाने से ये क्या हो गई, लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विफाई होने के बाद में ये नीचे आकर गिर जाती है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आने के, ये जो पूरी गैस 1 फेस और ये लिक्विड की फॉर्म में आ गई, तो ये क्या हो गई, 1 फेस। तो टोटल फेस क्या हो गई, अगर वॉन्डर वॉल फोर्स प्रेजेंट है तो फेस क्या हो गई हमारे पास में 2 हो गई। तो मतलब क्या हो गया, अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, गैसेस का मिक्सचर है, उसमें क्या होगा कि जितनी भी गैसेस अगर हम देखते हैं तो वो सारी गैसेस मिलकर क्या होती है, 1 फेस बनाती है। और अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर गैस का ये मानते हैं कि वॉन्डर वॉल फोर्स ज़्यादा है, तो वॉन्डर वॉल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से वो क्या होगी, उसमें हल्का सा भी प्रेशर को इंक्रीज हम करते हैं तो वो गैस क्या होगी, लिक्विफाई हो जाएगी। तो हमारे पास में 2 फेसेस हमको मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, फर्स्ट हो गया ये मिक्सचर ऑफ गैसेस, सेकंड है कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन कौन से होते हैं कि जिनका हम ये मानते हैं कि जैसे अगर 1 नैनोमीटर से कम जिसका साइज होता है उसको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, और जिनका क्या होता है 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा साइज होता है उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन, और जो 1 से 1000 के बीच में जिनका साइज होता है उनको हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। तो वैसे तो हम इसमें क्यों क्या लेते हैं, हम यहाँ पर हेट्रोजीनियस मिक्स लेते हैं, ये क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब देखो कोलाइडल सॉल्यूशन में हमने 8 टाइप्स के सॉल्यूशन पढ़े थे कि कौन कौन से होते हैं, एक सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, गैस, एक क्या होता है सॉलिड का होता है गैस, लिक्विड का गैस सॉलिड, गैस लिक्विड का, एक कौन सा होता है लिक्विड सॉलिड, लिक्विड गैस और लिक्विड का। इसमें हमने गैस का नहीं लेते। गैस का क्यों नहीं लेते, क्योंकि गैस और गैस का मिक्स होकर क्या होता है वो एक ही फेस बन जाती है, तो उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बोलते। तो हमने 8 टाइप्स के, हम कोलाइडल जब चैप्टर पढ़ते उसमें हमने 8 टाइप्स के सॉल्यूशन पढ़े थे। तो ये क्या होता है, इसमें हम लेते हैं, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम, एक होता है डिस्पर्स फेज, जिसको बोलते हैं परिक्षेप प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम 2 टाइप्स के होता है। तो इनको हम या तो यहाँ पर हम एक्चुअल में तो क्या होता है कोलाइडल की बात करें तो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम ही बोलेंगे, पर हम यहाँ इनको सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। तो क्या हो गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, तो क्या होता है, अगर देखो वैसे अगर हम बात करते हैं तो अगर कोलाइडल में हम बात करते हैं तो क्या होता है कि हमने ये बोला था कि होमोजीनियस मिक्सिंग होनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं तो देखो सस्पेंशन को तो हम आंखों से देख सकते हैं, तो वहाँ हम बता सकते हैं कि जब उनको आंखों से देख सकते हैं तो वो क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होता है। और अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन में वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। कोलाइडल सॉल्यूशन भी क्या होते हैं, हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। ठीक है, हम उसमें क्या करते हैं, पर उसको हम फिर भी जैसे उसके पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, हेट्रोजीनियस लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, फेस की अगर हम बात करेंगे, फेस की बात करेंगे, जैसे अगर मान लो
एक सॉल्यूशन है, ठीक है। इस सॉल्यूशन में क्या होगा, ये सॉल्यूशन हो गया, इसको हम सॉल्वेंट बोल सकते हैं। सॉल्वेंट में मान लो कि यहाँ पर 2 टाइप्स के पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट है, ठीक है, मान लो जिंक भी प्रेजेंट है, कॉपर भी प्रेजेंट है, तो इसको ये क्या होता है हमारे पास में सॉल्यूट हो गए। तो यहाँ फेस निकालने के लिए कोलॉइडल सॉल्यूशन में हम क्या बोलेंगे, फेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। कि सॉल्वेंट जैसे हमने वाटर लिया या जैसे कोई और अगर केमिकल लेते तो वाटर क्या होगा, एक 1 फेस होगा, और यहाँ पर जितने भी सॉल्यूट प्रेजेंट है, 1 सॉल्यूट प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, एक 1 फेस, 2 प्रेजेंट है तो ये एक और 1 फेस, और क्या हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। तो इस तरह से हम कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए हम अगर फेस की बात करते हैं तो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसके बाद में थर्ड हम देखते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं तो देखो ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है कि जितने भी ट्रू सॉल्यूशन का मतलब ये मान लो कि 1 नैनोमीटर से साइज इनका कम होता है, या हम बोलते हैं कि जैसे गैसेस की बात कर लें तो गैसेस में क्या होता है, सारी गैसेस मिलकर क्या होंगे, एक फेस बनेंगे। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब हम जिसे आंखों से नहीं देख सकते। या वाटर में हमने क्या किया कि नमक को ऐड कर दिया या शुगर को ऐड कर रहे हैं, तो शुगर को ऐड करने के बाद क्या होगा, वो हमें दिखाई नहीं दे सकता, कंप्लीटली मिक्स हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। तो वहां पर फेस क्या होगी ट्रू सॉल्यूशन में, होमोजीनियस मिक्सिंग, और यहां फेस होगी 1, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा 4th क्या है कि सपोज हमने लिया पोलर प्लस पोलर, ठीक है। एक ले रहे हैं हम नॉन पोलर प्लस नॉन पोलर, और एक लेते हैं पोलर प्लस नॉन पोलर, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जैसे अगर मान लो पोलर सॉल्यूशन को अगर हम पोलर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा, और नॉन पोलर को अगर नॉन पोलर में डिसॉल्व करते हैं तो भी क्या होगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा। हमने पढ़ा है लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर पोलर में पोलर को डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे हम लेते हैं वाटर और क्या लें, एल्कोहल लें, तो ये वाटर और एल्कोहल क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे। और नॉन पोलर की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड और इसके साथ में हम ले लें ईथर, C2H5O C2H5, तो ये क्या होते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, पोलर में पोलर को डिसॉल्व करेंगे, नॉन पोलर में नॉन पोलर को डिसॉल्व करेंगे, तो वो कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे। हम उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ पर है। तो ये दोनों क्या होते हैं हमारे पास में, होमोजीनियस। तो यहाँ फेस कितनी होती है हमारे पास में, 1। अब अगर हम पोलर और नॉन पोलर की बात करते हैं, तो पोलर और नॉन पोलर की बात करते हैं तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे मैं ले लूँ वाटर, यहाँ ले लूँ क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ हमारे पास में ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सिंग। और यहाँ फेस क्या होती है हमारे पास में, 2 होती है। कि जैसे सपोज मान लो वाटर है, वाटर में अगर मैंने ऑयल डाला, वाटर में अगर हम ऑयल डालेंगे तो क्या होगा, ये ऑयल है, ठीक है। तो वाटर और ऑयल क्या होते हैं, एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि वाटर हमारे पास में क्या होता है, पोलर होते हैं, ऑयल हमारे पास में क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। तो वाटर और हम ऑयल को हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, 2 फेस हो गई। या हम जैसे मान लो कि जैसे वाटर है और एक हम उसमें कैरोसिन में अगर हम वाटर को डालते हैं, कैरोसिन में वाटर को डालेंगे क्या होगा, वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। बट अगर हम कैरोसिन में अगर हम तारपीन, उसको कैरोसिन को पतला करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें तारपीन का तेल डालते हैं। तो तारपीन का ऑयल डालने से क्या होगा कि वो क्या होता है, कैरोसिन भी हमारा नॉन पोलर हो गया, तारपीन ऑयल भी हमारा क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया, तो वो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं। या हम जैसे अगर बात करते हैं, हम जैसे कि अगर हमारे पास में अल्कोहल है, अल्कोहल में हम वाटर डाल देंगे, तो अल्कोहल में अगर हमने वाटर को डाला तो उसके बाद में वो क्या होता है, उसमें वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। हम ये नहीं बता सकते कि ये अल्कोहल है या ये क्या है, वाटर है, कि हम उसमें कहीं पर भी नहीं बता सकते कि ऐसा नहीं है कि जैसे पहले वो अल्कोहल आएगा या फिर नीचे वो वाटर आएगा। या हम जैसे वाटर में शुगर को ऐड कर दिया, वाटर को में शुगर ऐड करने के बाद में भी वो क्या हो गया, एक दूसरे में डिसॉल्व हो गया कंप्लीटली। तो वहां भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो क्या है, कि ऐसा नहीं होता उसमें भी कि जैसे पहले वाटर आ रहा है फिर नीचे बैठ गया शुगर आ रहा है, वो कंप्लीटली मिक्स हो गया। कंप्लीटली मिक्स होने की वजह से क्या होगा, पोलर में डिसॉल्व हो गया, नॉन पोलर में डिसॉल्व हो गया, मतलब फेस हमारी क्या हो गई, 1 हो गई। और पोलर और नॉन पोलर एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते, तो हमारे पास में फेस यहाँ पर कितनी हो गई, 2 फेसेस हो गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, गैस इन
कांटेक्ट विथ लिक्विड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक हमारे पास में गैस है और एक क्या है, लिक्विड है। ठीक है, गैस अगर हम मानते हैं जैसे कि हो गई हमारे पास में SO2, लिक्विड हो गया जैसे वाटर। तो SO2 और गैस है और लिक्विड है वाटर, तो ये दोनों मिलके क्या होंगे, ये गैस फेस में हो गया, ये लिक्विड फेस में हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा, हेट्रोजीनियस मिक्सिंग हो गई। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सिंग हो गई। यहाँ पर फेस क्या होंगी हमारे पास में 2 होंगी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि बट इफ डायपोल मोमेंट ऑफ गैस increases solubility increases। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम गैस और लिक्विड, अगर हम SO2 और वाटर की बात करते हैं तो SO2 और वो में क्या होता है, वाटर सॉल्युबल नहीं होता, तो इसका मतलब क्या होगा, ये अलग अलग फेस में बात कर होती है। पर अगर मैं बात करूं HCl और वाटर की, या मैं बात करूं NH3 और वाटर की, तो HCl और अमोनिया की जब हम बात करते हैं तो HCl और ये अमोनिया जो है, इनके क्या होता है, डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। डायपोल मोमेंट ज़्यादा होने की वजह से वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। तो हम क्या बोलते हैं कि ये HCl जो होता है, ये क्या होता है, मतलब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा अच्छी होने की वजह से ये वाटर में चला जाता है। इसी तरह से अमोनिया भी क्या होता है, वाटर में चला जाता है। अब हम बात करते हैं जैसे HCl की बात करते हैं, तो HCl बता सकते हो आपकी गैस होता है या लिक्विड, तो कई बोलते हैं कि गैस होता है, कई बोलते हैं लिक्विड होता है। तो देखो एक्चुअल में HCl क्या होती है, गैस होती है, जिसे क्या होता है पानी में डिजोल्व करके रखा जाता है। कि हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर में जैसे पानी में डिजोल्व करके रखा और इसके ऊपर हम कोई कंटेनर रखते हैं, जिससे कि क्या होता है वेपर इसमें से उड़ते रहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ क्या होता है, HCl क्या होता है, इवेपोरेट होता है। यहाँ हम क्या करते हैं, उसको बॉयल नहीं करते, तो ये क्या होता है, गैस होता है। तो गैस है तो इसलिए ये क्या होता है, गैसियस स्टेट में ही रहना चाहते हैं। अब हम क्या बोलते हैं कि अगर बाहर का प्रेशर कम होता है, बाहर का प्रेशर कम होगा तो वो क्या होगा, मतलब लिक्विड से गैस में जाना चाहेगा, और अगर बाहर का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वो क्या होगा, गैस से वो लिक्विड में आना चाहेगा। तो HCl का H2 में जो वाटर में जो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, वो बहुत अच्छी होती है। इसी तरह से हम अमोनिया की बात करते हैं, तो अमोनिया भी क्या होगा, उसकी भी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वाटर में बहुत अच्छी होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि HCl में क्या होगा, वाटर डिजोल्व हो सकते हैं, अमोनिया में भी क्या होगा, वाटर डिजोल्व हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि बाहर के प्रेशर पर, कि बाहर का प्रेशर ज़्यादा है या कम है। अगर बाहर का प्रेशर ज़्यादा है तो वो क्या होगा कि मतलब कि बाहर का ज़्यादा होगा तो वो गैस से पानी में जाएगा, मतलब गैस से क्या होगा, वाटर, मतलब वाटर में जाना चाहेगा, और अगर बाहर का प्रेशर कम है तो वाटर से गैस में जाना जाएगा। तो इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। यहाँ क्या हो गया, यहाँ फेस कितनी हो गई हमारे पास में 1। ठीक है, अब इसके बाद में हम एक बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सैचुरेशन की। सैचुरेटेड सॉल्यूशन अबव सैचुरेशन, और एक है बिलो सैचुरेशन। ठीक है, सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पर डिसॉल्व होने की कैपेसिटी उसकी खत्म हो जाती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन। तो देखो जैसे हमारे पास में ये कंटेनर है, इसमें क्या है, वाटर है। ठीक है, अब इस वाटर में हम क्या करते हैं, अगर शुगर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, शुगर को ऐड किया। शुगर को ऐड करेंगे तो ये इसमें क्या हो जाएगी, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी। डिसॉल्व होने के बाद में क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सिंग हो जाएगी। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सिंग के मतलब कि सैचुरेशन पॉइंट आने से पहले, मतलब उसमें हम 1 स्पून 2 स्पून 3 स्पून डाला, तो ये क्या होगा, सैचुरेशन पॉइंट का मतलब वहाँ उसके घुलने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तब तक क्या होगा, मतलब सैचुरेशन पॉइंट से नीचे इसमें क्या होगा, डिसॉल्व होता गया तो हमें क्या होगा, पूरी एक ही फेस दिखाई देगी। तो ये क्या हो गया, बिलो सैचुरेशन वाला होमोजीनियस मिक्सिंग, और यहाँ फेस कितनी होती है हमारी 1। अब अगर हम बात करते हैं अबव सैचुरेशन की, अबव सैचुरेशन की मतलब कि इसमें हम शुगर ऐड करते जा रहे हैं। एक कंडीशन का है कि जहाँ पर इसमें शुगर का डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, उसको बोलेंगे सैचुरेशन पॉइंट। अब उस पॉइंट के बाद भी हम इसमें अगर ऐड करते जा रहे हैं, तो ऐड अगर करते जा रहे हैं हम शुगर, तो क्या होगा, फिर वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा, नीचे हमें शुगर के सॉल्यूशन हमें दिखाई देंगे। तो बिलो सैचुरेशन पर तो क्या होगा, वो मिक्स हो जाएगा, और अबव सैचुरेशन पर वो क्या होगा, हमें अलग से दिखाई देगा। तो यहाँ हमारी फेस क्या होंगी, नॉट आर इक्वल टू 1।
नॉट और इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि वन तो क्या हो गई, अगर मिक्स कंप्लीट हो गया तो वो 1 हो गई। अब यहाँ हो सकता है शुगर ऐड कर देते हैं, या मान लो कि अगर इसमें हम सॉल्ट भी ऐड कर रहे हैं या हम जितने भी कर रहे हैं तो 1 नहीं होगी, 1 से वो ज़्यादा होगी। तो ये हो गया हमारा सैचुरेशन पॉइंट का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, 7th पॉइंट हो गया, ये 6th था, 7th है मिक्सिंग ऑफ सॉलिड। तो देखो मिक्सिंग ऑफ सॉलिड में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि जैसे अगर हमने शुगर, राइस और वीट, शुगर, राइस और चावल हो गया, गेहूं हो गया, शुगर हो गया, इन सबको अगर हम क्या करते हैं मिक्स कर रहे हैं। अब इन सबको अगर हम मिक्स करते हैं तो क्या होगा कि उनको चाहे हम कितना ही मिक्स कर ले तो वो क्या होगा, कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा। हम उनको आंखों से देख के बता सकते हैं कि ये गेहूं का मॉलिक्यूल है, ये चावल है, ये शुगर है, ये सॉल्ट है। तो इस तरह से हम अलग अलग उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मिक्सिंग ऑफ सॉलिड का मतलब जितने भी उसमें सॉलिड अगर प्रेजेंट होंगे उन सबके नंबर जो होंगे वही हमारी क्या होती है, फेस होती है। तो फेस यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं 7th के बाद 8th पॉइंट है हमारा अलॉय। अलॉय या मिश्र धातु। ठीक है, अलॉय का क्या होता है, ये जो होता है होमोजीनियस होता है और यहाँ हमारी फेस होती है। तो अलॉय क्या होता है, होमोजीनियस होता है और यहाँ फेस होती है हमारी 1। तो देखो 1 कैसे होती है कि जैसे सपोज मान लो हम जिंक और कॉपर इन दोनों को मिक्स करते हैं। इन दोनों को मिक्स अगर हमने किया, ये कंटेनर है, इसमें ये जिंक हो गया, ये हो गया हमारा कॉपर हो गया, जिंक और कॉपर, तो दोनों ही क्या है, वैसे तो सॉलिड है तो हमें क्या दिखता है यहाँ पर फेस 2 होंगी। बट अलॉय हम कैसे बनाते हैं, अलॉय का मतलब होता है कि हम जो भी मेटल्स है उनको क्या करते हैं, जितनी भी जैसे हमने जैसे यहाँ जिंक और कॉपर को लिया तो जैसे ये हम जैसे हम स्टील की बात करते हैं, स्टील भी क्या होता है बहुत सारी मेटल से मिलकर बनता है, तो उसको इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, अलॉय या मिश्र धातु। या जैसे जिंक और कॉपर से हमारा क्या बनता है, ब्रॉस मेटल बनती है। तो ब्रॉस मेटल तो हमको एक ही चीज दिखाई दे रही है, पर यहाँ जिंक और कॉपर से मिलकर अगर वो बनी है तो ऐसा नहीं होता उसमें जिंक और कॉपर अलग अलग। तो उसको क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हीटिंग देते हैं, बहुत ज्यादा हीटिंग करके ये दोनों क्या होते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ हीटिंग करने के बाद मिक्स होता है अलॉय में, तो इसलिए ये क्या होता है, ये दोनों सारे मिक्स होकर हमारा कि 1 फेस बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सपोज जैसे ये है 9th पॉइंट, CaCO3, इससे बनता है CaO प्लस CO2, ये गैस, ये सॉलिड और ये सॉलिड। एक हम लेते हैं NH4Cl, ये सॉलिड, इससे NH3 गैस और HCl गैस। ठीक है, अब हम अगर इसकी बात करते हैं यहाँ पर देखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होता है, CaCO3 सॉलिड है, CaO सॉलिड है और ये गैस है। तो यहाँ देखो ये सॉलिड और सॉलिड, अगर ये तीनों क्या है, एक कंटेनर में ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं। अब ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं तो ये सॉलिड और सॉलिड और ये CO2 गैस तो क्या होगी, ऊपर की साइड में होगी। तो गैस तो हमारी क्या होगी, एक फेस अलग बनाएगी। ये सॉलिड और सॉलिड भी क्या होंगे, सॉलिड को मैंने बताया था कितने मिक्स कर लोगे पर वो फिर भी क्या होगी, वो यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है, होमोजीनियस मिक्सिंग नहीं होती। तो यहाँ क्या होगी, हम सॉलिड में तो क्या होगी, अलग अलग हम उनको बता सकते हैं। तो यहाँ पर कितनी फेस होगी, ये सॉलिड और ये सॉलिड अलग अलग फेस बनाएंगे तो 1 फेस, एक ये 1 फेस और ये 1 फेस, तो टोटल फेस यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 3। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, NH4Cl हमारे पास में क्या है, सॉलिड, अमोनिया गैस है, HCl गैस है। तो ये दोनों गैस हैं, तो गैसों का मिक्सिंग में मैंने बताया था सारी गैसें मिलके क्या होती है, 1 फेस बनाती हैं। तो ये दोनों मिलके तो क्या होगी, 1 फेस बनाएंगे। ये सॉलिड में तो ये एक अलग फेस बनाएगा, तो यहाँ फेस हमारी कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट है इसका, हाइड्रेट सॉल्यूशन। टेंथ है हाइड्रेट सॉल्यूशन। तो देखो हाइड्रेट सॉल्यूशन में क्या होगा, ईच हाइड्रेट इज अ फेस। जितने भी हाइड्रेट होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग फेस होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं CaSO4.5H2O प्लस CuSO4.3H2O प्लस CuSO4.H2O।
ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, तीनों ही हाइड्रेट है, हाइड्रेट है, तो ये क्या हो गया, ये एक हाइड्रेट मॉलिक्यूल, ये एक हाइड्रेट मॉलिक्यूल और ये एक हाइड्रेट मॉलिक्यूल। तो ये जितने भी हाइड्रेट होते हैं ये अलग अलग फेस बनाते हैं। तो यहाँ पर फेस हमारी कितनी हो गई, 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फेस कंप्लीट। इसमें ये हमको 10 पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। इसके बाद में हम निकालते हैं कंपोनेंट्स, और इस पूरे चैप्टर में हमें 3 चीज़ों का आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, एक फेस, एक कंपोनेंट और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कंपोनेंट। तो देखो कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट होता है मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सफिशिएंट फॉर डिटर्मिनिंग द कंपोजिशन ऑफ ऑल फेसेस ऑफ सिस्टम। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, कंपोनेंट का मतलब होता है, एक होता है मल्टी फेस सिस्टम, मतलब कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे फेसेस होते हैं। तो उनको क्या होता है, डिस्क्राइब करने के लिए हम कितनी केमिकल स्पीशीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे हम बोलते हैं कंपोनेंट। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, हमने लिया कॉन्स्टिट्यूएंट, इस कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज। तो देखो हम इसमें जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है जैसे फर्स्ट है हमारा H2O सॉलिड, H2O लिक्विड और H2O गैस। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हमारे पास में ये कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है, ये एक आइस है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, आइस हो गया, और यहाँ पर ये क्या है, आइस क्या होगी, मेल्ट हो गई। तो मेल्ट हो गई तो ये क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में हो गया। और यही क्या हो रहा है, इसमें से क्या होता है, आइस है, आइस में से वेपर हो रही है, तो ये क्या हो गया, हमारी गैस फेस में हो गया। तो यहाँ क्या होती है, हमारे आइस मतलब जो वाटर सिस्टम है, ये वाटर में क्या हो गया, आइस फॉर्म में भी हो गया, गैस में भी हो गया और लिक्विड में भी हो गया, सॉलिड लिक्विड गैस में हो गया। तो देखो अगर हम इसमें बात करते हैं, फेस की बात करते हैं, तो ये जो सॉलिड है ये अलग फेस में हो गया, लिक्विड अलग फेस में हो गया और गैस अलग फेस में हो गया। तो यहाँ हम बात करते हैं फेस हमारी कितनी हो गई, 1। पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कंपोनेंट की बात करते हैं, तो अगर हम ये आइस को देखते हैं तो भी ये H2O है, ये अगर हम गैस की बात करते हैं, गैस की बात कर रहे हैं तो भी ये क्या है, H2O है, और अगर हम लिक्विड की बात कर रहे हैं तो भी ये क्या है, H2O है। तो सॉलिड में भी ये H2O है, गैस में भी ये क्या है, H2O है, लिक्विड में भी ये क्या है, H2O है। तो यहाँ कंपोनेंट, हमारे कंपोनेंट का मतलब मैंने बताया था, कंपोनेंट यहाँ हम इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज, कि ये क्या होता है, एक मल्टीफेस सिस्टम होता है। या हम इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास में कितने डिफरेंट डिफरेंट केमिकल स्पीशीज प्रेजेंट है। तो यहाँ हमारे पास में कितने हैं, कि सिर्फ एक वाटर ही प्रेजेंट है। तो यहाँ अगर हम इसकी बात करते हैं, फेस हमारी 1 हो गई, कंपोनेंट हमारे कितने होते हैं यहाँ पर, 1। ठीक है, अब इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है नेक्स्ट, सल्फर रोम्बिक प्लस सल्फर मोनोक्लिनिक प्लस सल्फर वेपर और सल्फर लिक्विड। ठीक है, तो सल्फर के क्या होते हैं, 4 एलोट्रॉप्स होते हैं, कौन कौन से, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, वेपर में और गैस में। ठीक है, वेपर और लिक्विड। ठीक है, तो अब देखो अगर इसमें हम अगर कंपोनेंट की बात करते हैं, यहाँ अगर हम फेस की बात करते हैं, तो देखो फेस हमारे पास में यहाँ पर कितनी होंगी, कि सल्फर, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक फेस, वेपर, और ये क्या हो रहा है, अलग अलग दिख रहा है हमें, वेपर अलग फेस हो गया, लिक्विड अलग फेस हो गया, रोम्बिक अलग हो गया और मोनोक्लिनिक अलग हो गया। तो यहाँ फेस हम क्या करते हैं, 4 हो गई। पर अगर हम कंपोनेंट की बात करते हैं, तो ये भी क्या, रोम्बिक सल्फर है, उसमें भी सल्फर प्रेजेंट है, इसमें भी सल्फर, इसमें भी सल्फर और इसमें भी सल्फर। तो कंपोनेंट हमारे कितने हो गए, टोटल 1। या हम इसी तरह से बात करते हैं, शुगर सॉल्यूशन की बात करते हैं। शुगर सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं, शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वाटर है, उसमें हमने शुगर को ऐड कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, कंप्लीटली मिक्स हो गया, मतलब इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सिंग। तो यहाँ फेस हमारी कितनी हो गई, 1। और अगर कंपोनेंट की बात करते हैं, तो हमने क्या बोला था कि जो कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज जो प्रेजेंट होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। तो यहाँ क्या है, वाटर भी प्रेजेंट है और शुगर भी प्रेजेंट है। तो यहाँ कंपोनेंट हमारे कितने हो गए, 2। ठीक है, अब देखो इसके बाद में हम इसी को देखते हैं, हम जैसे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसके लिए हम इनको निकालते हैं कंपोनेंट। तो कैसे निकालते हैं, तो देखो केमिकली एक्टिव सॉल्यूशन की रिएक्शन के लिए भी हम निकाल सकते हैं। फॉर केमिकली एक्टिव रिएक्शन, तो इसके लिए अगर हमको कंपोनेंट निकालने हैं, तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका, नंबर ऑफ कंपोनेंट
इसको बोलते हैं C इज इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूएंट, इसको बोलते हैं N माइनस ई। ई तो क्या होता है कि जो भी हमारे कंपोनेंट प्रेजेंट है उनमें जो भी रिलेशन होता है, तो इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, ये तो हो गया रिलेशन। और ये क्या होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब बताया था मैंने, डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीशीज होती है। तो इसको बोलेंगे एवरी सब्सटेंस दैट कैन बी सेपरेट फ्रॉम सिस्टम। ठीक है, एवरी सब्सटेंस दैट कैन बी सेपरेट फ्रॉम सिस्टम से जो मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो गया, एक सब्सटेंस हो गया जो कि सिस्टम से सेपरेट है। ठीक है, तो अब देखो जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं CaCO3 सॉलिड, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फेस का, ये मैंने फेस में भी एग्जांपल लिया है, तो फेस यहाँ पर कितनी हो गई, सॉलिड और सॉलिड ही अलग अलग फेस बनाएगी और गैस मिलकर अलग फेस बनाएगी, तो फेस तो हमारी यहाँ क्या आती 3। कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं, कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, N माइनस ई। ठीक है, तो N की वैल्यू तो क्या होगी, यहाँ पर जितनी भी स्पीशीज अगर प्रेजेंट है उन सबको हम क्या बोलते हैं, जैसे ये है 1 2 3, तो यहाँ क्या हो गया 3 माइनस ई। ई का मतलब क्या होगा, यहाँ पर किस किस के बीच में रिलेशन है, तो हमें रिलेशन क्या हो रहा है, सिर्फ एक रिलेशन ही दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमारे जो हो गई कंपोनेंट कितने हो गए 2। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ये जैसे मैंने पहले वाले जो एग्जांपल किए थे उनको भी हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने वाटर वाला लिया था उसको भी देखते हैं, N माइनस ई से करके देखते हैं। वाटर वाला लिया था H2O सॉलिड, H2O लिक्विड, H2O गैस। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पर अगर हम C इज इक्वल टू N माइनस ई निकालते हैं तो N का मतलब जो भी डिफरेंट डिफरेंट इसमें स्पीशीज प्रेजेंट है, तो 1 2 3 हो गया 3 माइनस ई क्या हो जाए, ई का मतलब रिलेशन, तो एक रिलेशन तो क्या है लिक्विड और सॉलिड के बीच में, एक रिलेशन क्या है लिक्विड और गैस के बीच में, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। और इसको हमने डायरेक्ट भी देखा था तो भी हमने क्या कहा था, कंपोनेंट 1 ही है क्योंकि वाटर वाटर वाटर, तो भी हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं NH4Cl NH3 गैस प्लस HCl गैस। ठीक है, अगर हम इसमें बात करते हैं, अब देखो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, ये जो अमोनिया जो बनती है, अमोनिया के लिए हमने देखा था हाई मतलब कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम 2 कंडीशन में ले सकते हैं इसको, NH4Cl सॉलिड, NH3 गैस प्लस HCl गैस। इस कंडीशन में हम मानते हैं प्रेशर ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ HCl, और इस कंडीशन में हम मानते हैं प्रेशर ऑफ अमोनिया नॉट आर इक्वल टू प्रेशर ऑफ HCl। तो यहाँ पर तो क्या है, अमोनिया का प्रेशर और HCl का प्रेशर इक्वल है, मतलब यहाँ अमोनिया और HCl के प्रेशर में एक रिलेशन है और यहाँ पर अमोनिया और HCl के प्रेशर में कोई रिलेशन नहीं है। तो अब यहाँ पर अगर हम फेस की बात करते हैं तो फेस यहाँ पर कितनी होगी, गैस और गैस मिलकर एक 1 फेस बनाएगी और एक सॉलिड, तो फेस हमारे पास में हो गई 2। कंपोनेंट निकालेंगे तो कंपोनेंट क्या होता है N माइनस ई, N का मतलब जितने भी इसमें सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो 1 2 3, तो N तो क्या हो गया हमारा 3, और रिलेशन हमें निकालना है, तो रिलेशन में क्या होगा, ये एक रिलेशन हो गया और एक क्या होगा HCl और अमोनिया का जो रिलेशन है किनका प्रेशर के बीच में, तो यहाँ क्या हो गया 2 रिलेशन, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब अगर हम इसमें बात करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, कंपोनेंट इज इक्वल टू N माइनस ई, तो कंपोनेंट तो हमारे को यहाँ अगर हमको ई की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ क्या है, प्रेशर ऑफ अमोनिया नॉट आर इक्वल टू प्रेशर ऑफ HCl है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इस रिलेशन को हम नहीं लेंगे, ओनली हमारे पास में क्या होगा, यही एक रिलेशन होगा, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, जैसे सपोज एक एग्जाम्पल है वाटर एट इट्स
बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वाटर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या हो गया कि वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है कोई, तो उस पर हम, उस कंडीशन पर हमको कंपोनेंट निकालना है। बॉयल हो रहा है मतलब बॉयल किससे हो रहा है, वो लिक्विड से गैस में हो रहा है। तो हमारा जो वाटर है, वाटर क्या होगा, लिक्विड से, जो हमारा रिलेशन बनेगा क्या होगा, लिक्विड से गैस में, ये रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम कंपोनेंट की बात करेंगे तो n माइनस ई, तो n कितना हो गया हमारे पास में 2 माइनस रिलेशन हमारा क्या है 1, तो ये वैल्यू हो गई 2। अब देखो इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज हमारे पास में कुछ आयंस भी प्रेजेंट हो, जैसे कि NaCl, KCl, Na+, K+, H2O लिक्विड, H2O गैस। अब हमारे पास में अगर क्या होता है H+, K+ और Cl- ये हो, ठीक है, कि अगर क्या होता है कि अगर हमारे पास में ये आयंस अगर प्रेजेंट है, तो आयंस प्रेजेंट है, तो अगर आयंस प्रेजेंट होने की कंडीशन में हमें एक रिलेशन कौन सा लेना है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमें एक रिलेशन मानना पड़ेगा। क्यों मानते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होता है कोई भी सिस्टम है उसमें आयंस प्रेजेंट है तो उसको हमें न्यूट्रल करना पड़ेगा, इसलिए हम उसको लेते हैं एक रिलेशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी का। अब देखो कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं, कंपोनेंट क्या होगा n माइनस ई, तो n का मतलब तो हमारे पास में जितने भी यहाँ पर केमिकल स्पीशीज प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये n की वैल्यू तो हमारे पास में क्या हो गई 7 माइनस। अब हम अगर e की बात करते हैं, अब देखो अगर हम E की बात करेंगे तो देखो क्या होता है, यहाँ पर हम इसमें रिलेशन देखने की किस किस के बीच में, इस पूरे सिस्टम में हमें किस किस के बीच में रिलेशन बन सकता है। तो देखो NaCl है, इसको NaCl को अगर हम लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, Na प्लस Cl-, एक रिलेशन ये हो गया। इस KCl को क्या लिख सकते हैं, K प्लस Cl-, एक रिलेशन हो गया। और एक क्या हो जाएगा, H2O लिक्विड और गैस के में बीच में भी रिलेशन हो जाएगा, तो H2O लिक्विड से H2O गैस के बीच में, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो गए, 3 रिलेशन हो गए। और एक अगर हमारे पास में आयंस प्रेजेंट होते तो एक रिलेशन हमें कौन सा लेना है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का। तो हमारे पास में टोटल रिलेशन कितने हो गए 4, तो 7 माइनस 4, तो कंपोनेंट कितने हो गए यहाँ पर 3, ठीक है। तो अब देखो इस तरह से क्या होता है कि जैसे सपोज मान लो कि अगर हमें एग्जाम में इस तरह से नहीं दिया हुआ, हमें क्वेश्चन गिवन है कुछ अलग तरह से, कैसे कि जैसे हमें कहा गया है एक्वास सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, ये हमें गिवन है, ठीक है। और कहा गया है व्हेन केमिकल स्पीशीज इज नॉट आयोनाइज्ड, ठीक है। एक बार कंडीशन हमने लिए केमिकल स्पीशीज के आयोनाइज नहीं होती हैं, और इसी में हमने एक कंडीशन हम लेते हैं आयोनाइज्ड, ठीक है। कि मतलब क्या, एक बार तो हम ये मानते हैं केमिकल स्पीशीज आयोनाइज नहीं है, और एक बार हम मानते हैं कि केमिकल स्पीशीज आयोनाइज्ड है। अब देखो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl का मतलब क्या होगा, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, एक्वा से तो वाटर और एक क्या प्रेजेंट है NaCl, ठीक है, वाटर और NaCl प्रेजेंट है। अब अगर हम कह रहे हैं उनका आयोनाइज नहीं हो रहा, आयोनाइज नहीं हो रहा तो हम इसको नॉर्मली हम निकालेंगे, तो कंपोनेंट क्या होगा N माइनस ई, ठीक है। तो N क्या है हमारे पास में, जितने भी केमिकल स्पीशीज प्रेजेंट है तो 2 माइनस, अब E क्या होगा कि H2 और NaCl के बीच में क्या है, आयोनाइज नहीं हो रहा, आयोनाइज नहीं हो रहा तो कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है तो क्या हो जाएगी वैल्यू 0, तो कंपोनेंट हमारे क्या हो गए 2। और सेम इसी तरह से आयोनाइज के लिए अगर हम निकालते हैं तो आयोनाइज में भी वैल्यू क्या होगी, सेम ही आएगी। हम देखते हैं आयोनाइज अगर हम निकालते हैं तो वाटर है और एक क्या है NaCl है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि ये आयोनाइज्ड हो रहा है, आयोनाइज्ड हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसमें NaCl है, वही आयोनाइज्ड होगा, मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होगा, ये H2O होगा, NaCl होगा, Na+ होगा और एक क्या होगा Cl- होगा। इस तरह से हमारे पास में ये 4 केमिकल स्पीशीज प्रेजेंट होंगे। अगर क्या होगा वो आयोनाइज्ड होगा, आयोनाइज्ड होगा तो क्या होगा कि जो भी उसमें सब्सटेंस है उसका क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा। तो इसलिए NaCl प्रेजेंट है तो ये भी क्या होगा Na+ और Cl- में। तो अब इसमें कंपोनेंट निकालते हैं तो क्या होगा N माइनस ई, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितनी भी केमिकल स्पीशीज हैं, तो यहाँ कितनी स्पीशीज है 4 माइनस। अब यहाँ पर अगर हम E की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ हम क्या देखते हैं, E क्या होता है रिलेशन, रिलेशन यहाँ पर क्या होगा एक ही बनेगा NaCl से
Na प्लस और Cl माइनस, एक रिलेशन ये हो गया। और मैंने बताया था अगर आयंस प्रेजेंट है तो हमें एक रिलेशन लेना कंपलसरी है, वो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का। तो एक सेकंड रिलेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का। तो हमारे पास में क्या हो गया, 2 रिलेशन, तो E की वैल्यू हो गई 2, तो क्या हो गया हमारे पास में ये वैल्यू 2। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे KCl, NaCl और वाटर। अगर हम इसको इस तरह से लेते हैं KCl, NaCl और वाटर, ठीक है, तो अब इसमें भी हम यही मानते हैं कि सपोज मान लो फर्स्ट कंडीशन लेते हैं कि केमिकल स्पीशीज जो है आयोनाइज नहीं होती, नॉट आयोनाइज्ड। और एक हम मानते हैं कि केमिकल स्पीशीज क्या होती है, आयोनाइज्ड। ठीक है, तो जब नॉट आयोनाइज्ड होगी, नॉट आयोनाइज्ड का मतलब कि वाटर लिया है, वाटर में क्या KCl डाल दिया, NaCl डाल दिया, उसमें कोई आपस में रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब कंपोनेंट अगर हम निकालेंगे तो N माइनस ई, तो यहाँ कितने प्रेजेंटेड, N की वैल्यू 3 माइनस ई क्या होगा, रिलेशन कोई नहीं है, आयोनाइजेशन होगा ही नहीं इसका, तो ये क्या हो गया हमारा 3। अब अगर ये आयोनाइज्ड होती है तो ये क्या हो जाएगी, KCl, NaCl, आयोनाइजेशन हो गया तो K प्लस Cl माइनस हो गया, NaCl भी क्या होगा, Na प्लस, और Cl माइनस को तो हम ऑटोमेटिक यही लिख सकते हैं Na प्लस, और एक क्या है वाटर, ये हो गया। अब कंपोनेंट हमें निकालने हैं, तो कंपोनेंट क्या हो गए, N माइनस ई, तो N क्या हो गया, जितनी भी केमिकल स्पीशीज प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6, माइनस ई की वैल्यू निकालेंगे, तो ई को क्या होगा, यहाँ KCl है तो क्या हो गया K प्लस प्लस Cl माइनस, NaCl है तो Na प्लस प्लस Cl माइनस, और आयंस प्रेजेंट होते तो बताया था एक रिलेशन होगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का। तो कितने रिलेशन हो गए हमारे पास में, 3, तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो कंपोनेंट हमारे हो गए 3। तो देखो एक ये है कि हम रिलेशन कैसे निकालते हैं, कि यहाँ पर जैसे हमने H2O का रिलेशन नहीं निकाला, क्यों नहीं निकाला, कि जो भी हम रिलेशन निकाल रहे हैं तो उसके आयंस क्या होते हैं उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे KCl है तो ये K प्लस और Cl इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, NaCl है तो Na यहाँ पर प्रेजेंट है और Cl भी प्रेजेंट है, तो तभी ये क्या होंगे हमारे रिलेशन बने, और एक हमारा हो गया आयंस प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का। तो इस तरह से हमारे पास में कंपोनेंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ लिया फेस कैसे कैलकुलेट करते हैं और कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होगा, वैसे मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, F इज इक्वल टू क्या होता है, C माइनस P प्लस 2, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है। इसमें कंपोनेंट होता है, ये फेस होता है, कंपोनेंट और फेस अगर हमें पता है तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।